नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में बस्ती से आपका प्यारा दोस्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबके बीच इस आपके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर के हाजिर है। आज रविवार है और स्वाभाविक है कि आपके कुछ अच्छे सवालों को लेकर के हम आपके बीच हैं। मैं अपने उन तमाम श्रोताओं का बहुत आभारी हूं जो लगातार हमारे इस क्लास की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार हमारी एंजाइम्स थियरी की चर्चा में अपने आप को समाहित कर रहे हैं। आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दीवाने हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के परिणाम देख करके आप सब बहुत उत्साहित हैं। और आज हमारे एक नए श्रोता हैं मिस्टर रंजन राय। इन्होंने सवाल किया है कि क्या लीगल बेसिस पर सभी स्टेट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मानता है, और इसी के साथ इन्होंने दूसरा सवाल किया है, डज इट हैव एनी सेंट्रल काउंसिल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। और तीसरा सवाल इन्होंने जोड़ा है कि क्या संसद में ये बिल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का पास हो चुका है। रंजन राय जी, हम आपके सवालों से ही आज की शुरुआत करते हैं और बहुत संक्षेप में हम आपको आपके सवाल से अपने जवाब देकर के संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हाल आज मेरा बहुत व्यस्त कार्यक्रम पूरे दिन था और मैं किसी तरीके से भाग करके आपके इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपसे जल्दी रूबरू हो जाऊं। पहली बात तो यह है कि लीगल बेसिस पर सभी स्टेट्स में इसको राइट है प्रैक्टिस का, एजुकेशन का, रिसर्च करने का। ये केंद्र सरकार का आदेश है, लिखित आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी चिकित्सकों को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, प्रैक्टिस प्रमोट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए पूरी छूट दे रखी है कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिसर्च वर्क, प्रैक्टिस वर्क और एजुकेशन तीनों एक साथ कर सकते हैं, और इसके अभी रोके जाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार का नहीं है। दूसरी बात आपने कहा है कि क्या सेंट्रल काउंसिल इसके लिए बनाई गई है। सेंट्रल काउंसिल तभी बनती है जब कोई मेडिकल या यूँ कह लें कोई चिकित्सा विधि या कोई मेडिकल प्रोसेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। अभी रिकॉग्निशन के प्रोसेस चल रहे हैं। उसके लिए आईडीसी कमेटी का गठन किया गया है। आईडीसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वास्थ्य मंत्रालय और फिर कैबिनेट और फिर हमारा सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा इस पर अपनी सहमति देगा और फिर ये पूरा का पूरा एक अधिनियम पास होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए, और ये एक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेगी। इसलिए अभी ये लंबा प्रोसीजर है। केवल अभी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार करके रोगियों को ठीक कर रहे हैं, दवाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जन सामान्य तक पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं, और यही हमारे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी कर रहे हैं। जहां तक आपने लिखा है कुछ विशेष रोगों की चर्चा, तो विशेष रोगों में सबसे पहली जो सफलता हमारे साथियों को मिल रही है वो है कैंसर में। कैंसर में हम रोगी को बिल्कुल ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि हम कैंसर के रोगी 100% ठीक कर रहे हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि हम वर्तमान से उनको बेटर कर रहे हैं, ना तो बेस्ट कर पा रहे हैं और ना ही हम उनको वर्तमान में तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट कंडीशन से बेटर कंडीशन में हम उनको ले जाने का प्रयास अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से कर रहे हैं। और ऐसे तमाम रोगी हमारे भी संपर्क में है और विभिन्न हमारे चिकित्सक साथियों के संपर्क में है। इस नाते कैंसर पर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी, हीमोफीलिया पर अभी किसी चिकित्सा पद्धति में हीमोफीलिया पर कोई निदान नहीं है, केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हीमोफीलिया पर बहुत अच्छे केसेस में सफलताएं मिली हैं, और मैं स्वयं, जैसा कि आज आपने सवाल किया तो मुझे अपने श्रोताओं को बताना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा चिकित्सक हूं कि मेरे खानदान में स्वयं एक लंबी कतार है हीमोफीलिया के रोगियों की, और मैंने उन्हीं पर शोध करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर अपना प्रयास शुरू किया था। और ये प्रयास
83 से शुरू मैंने किया था और आज 2022 तक मैं हीमोफीलिया के रोगियों को देखता ही आ रहा हूं। और हीमोफीलिया के रोगियों को मैंने जितने रोगियों को देखा है, जिन जिन को मैंने दवा दिया है, वो आज वर्तमान में बिल्कुल फिट एंड फॉट हैं और ईश्वर की दया से वो शादीशुदा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं और आगे के प्रोसेस में रुके भी हैं। ये मैं अहंकार नहीं कहता, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर मन से चिकित्सा कार्य किया जाए तो कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिस पर हम नियंत्रण ना कर सके। बस इतना ही कहूँगा। आप मेरे इस सवाल के, आप अपने के सवाल के मेरे इस जवाब को समझने का प्रयास करें। मिस्टर पंकज कश्यप ने पूछा है कि सर हेयर ट्रीटमेंट बताएं। पंकज कश्यप जी, आपने हेयर ट्रीटमेंट किस संदर्भ में पूछा ये मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आपने हेयर ट्रीटमेंट कहा है, हेयर फॉल ट्रीटमेंट है कि एलोपेशिया है, बाल का गिर जाना या बाल का सफ़ेद होना। थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को क्लियर करें और ज़्यादा बेटर हो कि आप हमसे फ़ोन कॉल कर लें। हमारा फ़ोन कॉल नंबर सभी के पास है 9793252355। आप इस पर हमसे कॉल करके अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं और फिर हम इस पर आपको बताएंगे। हमारे एक साथी ने और लिखा है, मिस्टर वीरेंद्र कुमार हैं, कि सर आपके बालों का क्या राज है। चूंकि ये हेयर से दोनों का टकराव हो गया, तो मिस्टर कुमार जी, मेरे हेयर का कोई राज नहीं है। मेरे हेयर का राज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हैं और बहुत ही खुशनसीब हूं कि ईश्वर ने मुझे ये काया दी है जो अभी भी 59 वर्ष में स्मार्ट बनी हुई है। अब चाहे ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में मेरे जुड़ जाने के कारण हो या ईश्वर की तरफ से प्रदत्त एक अलग नजरिया हो, आशीर्वाद हो, फिलहाल जो मेरे हेयर आप देख रहे हैं, इनमें से अभी भी कोई बाल मेरे टूटे नहीं हैं। और जब से मैंने होश संभाला है, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं आप सबको, हालांकि मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं कि लोग कहते हैं कि बालों को तेल की आवश्यकता है और मेरे बोलने पे तेल कंपनियां नाराज हो जाएंगी। मैं 59 वर्ष का हो चुका हूं। अगर मुझे याद हो कि मुझे अपने 3 वर्ष के तक की सारी घटनाएं याद हैं, तो मैं 3 वर्ष से जोड़ लेता हूं और 59 वर्ष का हो चुका हूं, तो 56 वर्ष। मैंने 56 वर्ष से अपने इस बाल में कोई भी ऑयल नहीं लगाया है। सिर्फ मैं नहाता हूं, हफ्ते में 3 दिन केवल और केवल लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करता हूं और आराम से बाल को झाड़ करके ऐसे निकलता हूं। न मेरे बाल कभी चिपकते हैं, न मेरे बाल कभी टाइट होते हैं। और जिस कंडीशन में आप मेरे हेयर स्टाइल को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिना तेल वाला बाल है। अब इसको ईश्वर का करिश्मा कह लें या ये मान लें कि, और अगर मैं कभी धोखे से मजाक में भी मेरे घर में कोई मेरे सर पर तेल लगाने की कोशिश करे तो मेरा सरदर्द स्वयं बढ़ जाएगा। यानी मैं तेल से, मुझे एक तरीके से एलर्जी ही है। और मैं अपने चेहरे पर कोई क्रीम भी नहीं लगाता। मुझे किसी क्रीम या किसी हेयर की या हेयर वॉश की या फेस वॉश की मुझे कोई आवश्यकता आज तक महसूस नहीं हुई। ना मेरे चेहरे पर कोई दाने निकले, ना मेरे किसी बाहर का, बस मैं सुबह शाम अपने चेहरे को वॉश करता हूँ कायदे से धुल करके और फिर पोंछ लेता हूँ। हेयर को भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही ये हो सकता है कि ये मेरा अपना अनुभव हो या हो सकता है देश में ऐसे तमाम लोग हों जो सोशल मीडिया के बारे में रूबरू नहीं हो पाते हो, लेकिन ऐसे मेरी जगह तरह लोग हों। लेकिन फिलहाल मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि पिछले 56 वर्षों से मैंने किसी तेल का प्रयोग या किसी ऑयल का प्रयोग अपने हेयर में नहीं किया है। हमारे एक साथी हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने लिखा है कि सर, इन्होंने परसों के मेरे क्लास में लिखा था और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया था। इन्होंने लिखा था, सर हाइपो डिजीज या हाइपर डिजीज या एनर्जी का लो हो जाना या एनर्जी का हाई हो जाना, इन दोनों में से क्या सही है? राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपकी बात को अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो उस दिन चर्चा नेगेटिव और पॉजिटिव रोग की हो रही थी, आपका ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल रोग को मैंने ये कहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रोग नहीं होते हैं। हमारे एक मयंक मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने इसी पर एक कमेंट्स लिखा था, आप सब ने पढ़ा होगा, कि उन्होंने लिखा कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव या डाइल्यूशन का प्रयोग हमारे विभिन्न चिकित्सक बताते हैं तो कृपया वे लोग बताना आरंभ करें जो पेटेंट चलाते हैं। वो पेटेंट चलाते हैं तो उनके पेटेंट में कौन सा डाइल्यूशन होता है या उनके पेटेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव कहां से होता है। बहुत सटीक सवाल उन्होंने किया। इस सवाल पर लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग नेगेटिव, पॉजिटिव और डाइल्यूशन के चक्कर में लगातार मझधार में लगे रहते हैं,
क्योंकि पेटेंट से रोग कहते हैं, सारे लोग अपने पेटेंट को बेच के कहते हैं मेरे पेटेंट को आजमाइए। एक बहुत बड़े हिमाचल के इलेक्ट्रोहोपैथी के दवा बनाने वाले निर्माता हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन कॉल पे कहा कि अनिल जी आप पेटेंट की बड़ी आलोचना करते हैं और पेटेंट हम लोग नहीं करेंगे तो केवल 38 मेडिसिन से हम लोग अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे और इसको स्थायी कैसे रखेंगे। यानी उनके कहने का मतलब था कि आप 38 दवाओं की चर्चा करें लेकिन पेटेंट के बारे में ना बोलें। तो पेटेंट के बारे में मयंक मल्होत्रा जी ने सवाल कर दिया कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव की बात आप करते हैं कि हमने पॉजिटिव डोज दिया, हमने निगेटिव डोज दिया, तो जो पेटेंट आप यूज करवा देते हैं अपनी कंपनियों से भेज के हमारे विभिन्न इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक की डिस्पेंसरी पर, फिर वो किस पॉजिटिव और निगेटिव में होते हैं? उस पर तो आप पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते और उस पर आप डायल्यूशन भी नहीं लिखते और कहते हैं कि हमारा ये रोग ठीक करता है। तो स्वाभाविक है कि लोग सवाल करेंगे आपसे। और मैं एक लाइन में कहता हूं कि हाइपो एंड हाइपर रोग, हाइपो रोग का कम होना, हाइपर मीन रोग का बढ़ जाना। रोग अगर हाइपो में है, रोग कम हो रहा है, तो रोग कम कब होगा? पहले तो हमारे पास जो रोगी आएगा वो रोग को लेकर के ही आएगा ना। जब हम उसको दवा देंगे तभी तो रोग धीरे धीरे सबसाइड करना शुरू होगा, तभी तो कम होगा। अब हाइपो में रोग है कि हाइपर में रोग है? हमेशा चिकित्सक के पास हाइपर रोगी ही आता है। कोई भी रोग लेके आएगा वो हाइपर, उसके जो करंट पोजीशन होगी रोगी की वो हाइपर में ही होगी। वो बुखार लेके आएगा तब भी उसको बुखार हाइपर में होगा, वो सरदर्द लेके आएगा तब भी हाइपर में होगा, फोड़ा फुंसी लेके आएगा तब भी हाइपर में होगा, स्टोन लेके आएगा तब भी हाइपर में होगा, कैंसर लेके आएगा तब भी हाइपर में होगा। क्योंकि जब उसको रोग लगेगा तभी तो मेरे पास आएगा। तो जब किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर में रोग की अनुभूति होगी, रोग की फीलिंग होगी, उसे लगेगा कि हम रोगी हैं, तो हाइपर में अपने आप हो गया। हाइपर में आएगा, हम उसको अपनी दवा दे करके सबसाइड करते हुए हाइपो में लाएंगे। अब आपने इसमें कहा है कि एनर्जी का लो होना, एनर्जी का हाई होना। ये बात मैं यहां पर इसका स्पष्टीकरण आज नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि जो लोग एनर्जी की बात करते हैं कि हमारी औषधियों में एनर्जी है, पहले वो इसका जवाब दे दें। मैं अगले दिन इस सवाल का जवाब दूंगा। हालांकि मैं इसको आज देना चाहता, लेकिन मैंने फिर अपने मन में विचार किया कि अभी इसको रोका जाए। राजेश कुमार साहू जी, हेयर फॉल के कई काज होते हैं। द करंट काज ऑफ पेशेंट या जेनेटिक काज भी हो सकता है, उसका मेंटल कॉज भी हो सकता है, उसका फिजियोलॉजिकल काज भी हो सकता है। तो इस नाते पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए। हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चले कि उसके माता पिता के बालों की क्या कंडीशन है, उसके नाना नानी या मामा के पीढ़ी में क्या कंडीशन है, या उसके वर्तमान में क्या कंडीशन है, या वो किस माहौल में वर्क करता है, जहां पे वो कोई कार्य करता है वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत प्रदूषण वाला वातावरण तो नहीं वो दिन भर यूज करता है, कहीं आना जाना उसका क्या है, और उसका फिजिकल वर्क क्या है, वो काम क्या करता है, उस काम का उसके माइंड पर, उसके ब्रेन पर कितना बोझ पड़ता है। इसके आधार पर फिर हम ट्रीटमेंट की चर्चा करते हैं। इस नाते ये सवाल लंबा हो जाएगा। आप हमारे फोन कॉल पर ये अपने रोगी की करंट फिजिकल पोजीशन को हमको बयां करें तो हम आपके इस समस्या का समाधान करेंगे। हम अपने अगले साथी को ले लेते हैं। हमारे एक साथी का मैं नाम भूल गया हूं, क्षमा कीजिएगा, चूंकि मैंने कल यह सवाल आपका देखा था और उनका सवाल था कि जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी रहती है या माहवारी चल रही होती है या एमसी चल रही होती है, उस दौरान क्या इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियां यूज कराई जा सकती हैं। तो जिन साथी का भी ये सवाल था, मैं नाम सर्च करके अगले क्लास में बता दूंगा। आज चूंकि टाइम नहीं मिल पाया बहुत ज़्यादा स्टडी करने का। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है महिलाओं के शरीर की, जो हार्मोनल एक्शन है, और ये हार्मोनल एक्शन एक मंथ में एक निश्चित क्राइटेरिया में 28 दिन बाद ये रिसाइकिल होते हैं, इनकी साइकिलिंग चलती रहती है। इस नाते मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा कोई ऐसा एक्शन बॉडी का नहीं है जिस पर हमारी दवाओं को रोका जाए। अगर किसी महिला की दवा चल रही है इलेक्ट्रोहोपैथी की, किसी भी रोग की, और बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी आ जाती है, तो दवा का प्रयोग वो करना जारी रखे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको रोका नहीं जा सकता और जिस पर किसी भी अन्य एक्शन का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। हम और चूंकि हमारी दवाएं हार्मलेस हैं, नो साइड इफेक्ट है, इस नाते इस दवा को रोकना ये तो किसी भी दशा में ठीक नहीं है। अगर महिला के
की चिकित्सा जारी है, तो आप दवाओं को देते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नई बातों की चर्चा के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।